Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. But actually today we'll discuss history and production of electromagnetic waves. Now going towards the history, तो थोड़ा सा हम backwards जाएंगे. जो हमने, अगर आपको याद होगा, हमने electromagnetic induction में देखा. pioneer scientist actually आपको पता है फैराडे था. जब हमने उसका एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हमने कहा कि एक रीजन में अगर हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है एंड इफ वी आर हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस विद टाइम, देन ऑब्वियसली इन दैट रीजन इट विल प्रोड्यूस एन changing electric field. So changing magnetic field gives rise to an electric field. Now taking this point into consideration, it was Maxwell who in 1865 from his theoretical study he pointed out that there is a great symmetry in nature. उसने कहा कि नेचर में एक symmetry actually always follow होती है, ठीक है ना. तो इस सिमेट्री के बेस पे उसने कहा था कि अगर फैराडे कह रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम इन अ रीजन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. पढ़ा है आपने. तो उसने ये कहा सिमेट्री के बेस पे, सिमेट्री की बुनियाद पे उसने कहा कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. यानी अब कन्वर्स पॉसिबल है. जो चीज हमें फैराडे ने कहा, मैक्सवेल का कह रहा है कि उसका कन्वर्स भी इस एक्चुअली इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है बिकॉज नेचुरल लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना. तो देयरफॉर बेटा अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव राइज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि चेंज इन आइदर ऑफ द फील्ड्स, आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स विद टाइम प्रोड्यूस द अदर फील्ड. यानी अब दोनों फील्ड्स में किसी में भी चेंज आए तो वो एक दूसरा फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना. तो यही आइडिया दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस. ये पॉइंट मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंट उसने अंडरस्टैंड किया कि ये पॉइंट उसको एक आइडिया की तरफ लेके गया. उसने कंक्लूड किया कि जो वेरिएशन अब आ रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान, दैट इज द वेरिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस. यानी जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दीज फील्ड वेक्टर जब वो परपेंडिकुलरली वेरी हो रहे हैं तो उनकी वजह से एक डिस्टर्बेंस स्पेस में प्रोड्यूस होगी, है ना. दिस डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इन डिस्टर्बेंसेस को जो प्रॉपर्टीज होती है वो वेव की होती है. तो देयरफॉर वो स्पेस में ट्रेवल करती है, ठीक है ना. अगर वहाँ पे मटेरियल मीडियम होगा या होगा भी नहीं तब भी ये वेव एक्चुअली ट्रेवल करेगी. उन्हीं वेव्स को एक्चुअली लेटर उसने कहा था दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना. तो देयरफॉर एक्चुअली मैक्सवेल ने कहाँ से कंसेप्ट उठाया? कंसेप्ट उसने उठाया था फैराडे से. फैराडे के बाद उसने सिमेट्री के बेस पे कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. अब जब ये दोनों वेरी होंगे, जब कोई भी रीजन ऑफ लो, अगर उस रीजन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ और वेरी हो रहे हैं, तो देयरफॉर दे विल गिव राइज टू अ डिस्टर्बेंस. तो इस वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल प्रोवाइड अस अ डिस्टर्बेंस इन दैट स्पेस, ठीक है ना. अब ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली, इस डिस्टर्बेंस को वही प्रॉपर्टीज होती है जो एक वेव के पास होती है, बीच में ये ट्रेवल करेगा. लेकिन यहाँ पे जो ट्रेवल करेगा, अगर आपके पास मीडियम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. चाहे आइदर यू हैव अ मटेरियल मीडियम और यू डोंट हैव, स्टिल दिस वेव ट्रेवल्स एंड ही नेम्ड दैट वेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. किस बुनियाद पे? बिकॉज इस वेव की, ये वेव एक्चुअली अराइज की किसकी वजह से होते हैं? वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, एक्चुअली वो वेव होती है जो साइनोसाइडल वेरिएशन जिसमें होती है, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना. और आल्सो वो वेरी हो जाते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं, और आल्सो ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है ना. एक्चुअली उसने डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को. नाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which there are sinusoidal variation, यानी साइन वेरिएशन जिनमें होगी, sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angles to each other as well as right angle to the direction of wave propagation, ठीक है ना. तो क्वाइट सिंपल तरीके से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया. उसने कहा सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब वो वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. लेकिन इतना ही नहीं, और आल्सो ये फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रहे हैं फील्ड वेक्टर्स एक्चुअली उसको भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना. तो देयरफॉर मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख के भी रखूंगा.
electromagnetic waves or those waves in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angles to each other, as well as at right angles to the direction of wave propagation। ठीक है ना। तो इस बुनियाद पे एक्चुअली बेटा मैक्सवेल ने डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, यानी ये वो वेव है जिसमें जो साइनोसाइडली वेरी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को और आल्सो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है ना। तो दोनों फील्ड्स क्या होते हैं, वेरी होते हैं टाइम के साथ साथ, दे वेरी एंड आल्सो स्पेस के साथ, एंड है उनके तो देयरफॉर उनके पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ये तो ऑब्वियस है दैट दीज टू फील्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी विथ टाइम एंड स्पेस एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, इनके पास फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको रफली दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसी हो हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देयरफॉर लेट दिस इज एक्स डायरेक्शन की तरफ हम वेव को लेंगे, वो प्रोपागेट हो रही है। ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, साथ साथ रेड से मैं आपको बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इस तरह वेरी होते, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा। तो जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है ना। साइनोसाइडली वेरी होते हैं। ठीक है ना बेटा। जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दैट्स ई, और जो रेड से मैं बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है ना। थोड़ा सा इनको मैं एलोंगेट कर दूँ यहाँ तक बराबर है। These are magnetic field vectors and these are electric field vectors। ठीक है ना। and this is the propagation of this wave। ठीक है ना। अब इसको हम कह सकते हैं इन्वॉल्व ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, दिस इज इन्वॉल्व ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर इस डायग्राम में हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है ना, दे आर वाइब्रेटिंग। अब ये देखो ये वाइब्रेट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एंड जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन की तरफ, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन, एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ये आप सारा देख सकते हो, दीज आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर, और प्रोपगेशन की दोनों ये प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इन जी डायरेक्शन, वाइल एज द प्रोपगेशन इज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना। तो देयरफॉर तो बेटा दिस इज हाउ यूजुअली वी कैन स्टेट दैट कि एक्चुअली इस तरह हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, यानी साइनोसाइडली इस तरह ये प्रोड्यूस होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें किसने प्रोवाइड किया, यही कॉन्सेप्ट हमने प्रोवाइड किया एक्चुअली किसने, ये दिस मैक्सवेल ने प्रोवाइड किया। तो मैक्सवेल ने also found the electromagnetic waves usually travel in vacuum
ठीक है ना। उसने कहा कि ये वैक्यूम में भी चलते हैं, बिसाइड्स मटेरियल मीडियम में तो ये चलते हैं, लेकिन मटेरियल मीडियम के अलावा ये वेव्स वैक्यूम में भी चलते हैं, यानी फ्री स्पेस में भी चलता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जरूरी नहीं उनके लिए मटेरियल मीडियम, ये मटेरियल मीडियम के बगैर भी चलती है। उसी की बुनियाद पर उसने लाइट को जब देखा तो उसने कहा कि लाइट एक्चुअली खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिकॉज आप देखो लाइट जब आती है ना सन से, तो सन से लेकर एटमॉस्फेयर तक वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो वो उसमें भी चली आती है। तो देयरफॉर दोनों ट्रांसवर्स वेव है एज वेल एज इलेक्ट्रो लाइट ट्रांसवर्स वेव है एज वेल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने एक्चुअली स्पीड फाइंड की बाद में, ही फाउंड द स्पीड ऑफ दिस electromagnetic wave in free space. That was, he remember this equation. उसने कहा ये जो c है ये सिंपली किसके बराबर है, c इज इक्वलेंट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, वेर म्यू नॉट क्या है पता है आपको, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेर दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये मैक्सवेल ने फाइंड की, आप डिराइव भी कर सकते हो इसको, लेकिन नॉट नेसेसरी हियर। दैट ये जो c होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, c इज सिंपली इक्वलेंट 1 बाई म्यू नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। तो वैल्यू आपको वही मिलेगा जो आप एक्चुअली जो आप जानते हो, दैट्स ये 4 पाई किसके बराबर होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वाइल एज इप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यूज़ आप इसमें देते हो, जब हम ये वैल्यूज़ एक्चुअली इसमें देते हैं तो ऑलमोस्ट हमें c मिलता है 2.98 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने यहाँ से कंक्लूड किया दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, एंड लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है ना वो यही होती है इन फी। एक और चीज़, एक और रिलेशन भी आपने याद रखनी है, एक रिलेशन ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद रखनी है। एक और रिलेशन ये जो सी होता है बेटा, इस आल्सो होता है बराबर ई नॉट बाई बी नॉट। C, that is speed of light, is also equivalent E naught by B naught. Where what is E naught? E naught is maximum value of electric field, where B naught is the maximum value of magnetic field. The C is also equivalent to, ये एक और रिलेशन है एक्चुअली, आप डिराइव भी कर सकते हैं इनको यूजिंग दी इंटीग्रल कैलकुलस, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ यूज करके एक्चुअली इस रिलेशन को भी एक्चुअली हम बेटा दिस, ये रिलेशन हम एम्पियर सर्किट लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये बेटा हम सिंपली फैराडेज लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देयरफॉर आपने सिर्फ इनको याद रखना है, c किसके बराबर होता है 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ c सिंपली होता है बराबर ई नॉट बाई बी नॉट। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, फॉर रेडियो वेव्स है आपके पास, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेज है, लाइट वेव्स है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, दे आर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल्सो इन 1888 ये एक्चुअली हम ड्यूअल नेचर में भी पढ़ेंगे। हर्ट्ज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, उसने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेशन दी हमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने स्पार्क ऑसिलेटर उसमें यूज़ किया और डिटेक्ट उसने वहाँ उससे कि वहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने डिटेक्ट किया। तो जो वेव लेंथ उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसने प्रोड्यूस की हर्ट्ज ने, वो ऑलमोस्ट 6 मीटर की थी। ठीक है ना। उसके बाद एक्चुअली इस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद एक्चुअली बेटा हर्ट्ज की एक्चुअली जो डिमॉन्स्ट्रेशन उसने दी, एक्चुअली उसी के बेस पे लेटर ऑन फ्रीक्वेंसी को वो यूनिट हर्ट्ज उसी की बुनियाद पे दिया गया। ठीक है ना। तो इंडियन फिजिसिस्ट ने भी JC बोस, उसने भी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सम 25 मिलीमीटर तक उसने एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनकी जो वेव लेंथ थी वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने एक्चुअली बेटा डिस्कवर की। ठीक है ना। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट अगर आपको तो वो तो ड्यूअल नेचर में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा उसको याद रख सकते हैं। उसने क्या किया, उसने सिंपली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसने दी कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसने ऑसिलेटर सर्किट उसमें यूज़ किया। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली लेबॉर्ट्री में बेटा प्रोड्यूस की। उसका जो एक्सपेरिमेंट है ना वो एक फैक्ट पे बेस्ड है, दैट एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। उसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था क्वाइट सिंपल था। उसने एक इंडक्शन कॉइल ली। ठीक है ना। तो एक्चुअली उस इंडक्शन कॉइल को उसने 2 मेटालिक प्लेट्स उसके पास थे, 2 मेटालिक प्लेट्स उसने लिए जिनको इंडक्शन कॉइल से उसने कनेक्ट किया, और फिर मेटालिक प्लेट्स के राइट साइड में उसने 2 मेटालिक सफियर्स लिए। ठीक है ना। दोनों से फिर मेटालिक सफियर्स वो एक्चुअली उसने कनेक्ट किए, यूजुअली एक दूसरे के साथ उसने उनको कनेक्ट किया, लेकिन उन 2 सफियर्स के दरमियान उसने थोड़ी सी गैप दी। चलो थोड़ा सा वो मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाऊंगा। ये इस तरह कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ये इनपुट है आपके पास बेटा, दिस इज दैट इंडक्शन कॉइल। तो देयरफॉर इंडक्शन कॉइल को उसने 2 प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया। ये आपके पास 2 प्लेट्स है,
ठीक है ना, प्लेट P1 एंड P2, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाद में उसने दो छोटे छोटे सेफियर्स यहाँ पे भी कनेक्ट किए और यहाँ पे भी उसने दो छोटे सेफियर्स कनेक्ट किए, लेकिन इन दो सेफियर्स को उसने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूँ, रफली आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो therefore it consists of two metallic plates P1 and P2 which are connected to an induction coil, two metallic spheres. This is let me connect them, S1 and S2 are connected to the metallic plates and these spheres are separated by small air gap. इनके दरमियान एक गैप होती है, ठीक है ना। The metal plates usually they will act as a capacitor, ठीक है ना, जिसके पास कुछ कैपेसिटेंस होगी, तो इसको ट्रांसमीटर कहते हैं हम इस सर्किट को, ठीक है ना। तो उसके बाद हर्ट्स उसने एक एक्चुअली एक सिंगल लूप ऑफ वायर, एक्चुअली यहाँ पे इसको रिसीवर हम कहते हैं, यहाँ पे सिंगल लूप ऑफ वायर जिसके एंड में उसने दो सेफियर्स और रख दिए, S1 डैश एंड S2 डैश फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे रख लिए, इस ट्रांसमीटर से थोड़ी दूरी पर उसने रखे, ठीक है ना। तो ये वाला सर्किट रिसीवर बनेगा, ये ट्रांसमीटर बन गया, ये रिसीवर बन गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये तो इंडक्टर कॉइल है ना, ये कैपेसिटर, ये एलसी सर्किट, ये ऑलमोस्ट टैंक सर्किट बन गया, रिमेंबर पढ़ाया आपने। तो इनफैक्ट जो ट्रांसमीटर, ये जो ट्रांसमीटर है एक्चुअली इट इज़ एन एलसी सर्किट, पढ़ा आपने, याद करो एलसी सर्किट, इट विल गिव एस राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर, है ना, याद करो। ये स्टोर करेगा चार्जेस, बाद में डिस्चार्ज होगा तो ये स्टोर करेगा उन्हीं चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक स्टेज पे यहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है ना, दैट इज मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे होगा, तो देयरफॉर उस वक्त करंट सर्किट में नहीं होगा। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दो प्लेट्स ऐसे कैपेसिटर एक्ट कर रहे हैं, तो जब ये बेटा कैपेसिटर फुल्ली, एक्चुअली कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, इंडक्टर। तो जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा, इसके पास जीरो चार्ज होगी, ठीक है ना, एंड इस करंट सर्किट में उस वक्त मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, इसके पास जीरो चार्ज होगी जब ये फुली डिस्चार्ज होगा, एंड करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। तो ये प्रोसेस एक्चुअली कंसिस्टेंटली रिपीट होगी बेटा, एलसी सर्किट में आपने पढ़ा है वो। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन रिवर्स, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में वो रिपीट होती है। तो देयरफॉर जो एनर्जी कंटिन्यूअसली एक्चुअली क्या होती है, ट्रांसफर होती है बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑसिलेशंस इन दिस एलसी सर्किट, ठीक है ना। तो जब मेटालिक सेफियर्स S1 एंड S2 ऑफ दिस ट्रांसमीटर और अपोजिटली चार्जेस, जब इस ट्रांसमीटर के मेटालिक सेफियर्स अपोजिटली चार्ज होंगे, क्योंकि एक्चुअली ऑलमोस्ट हम कहते हैं ये दो सेफियर्स कैपेसिटर के बीच में रहते हैं, ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन दोनों के दरमियान है। तो देयरफॉर जब ये दो सेफियर्स S1 एंड S2 इस ट्रांसमीटर के वो अपोजिटली चार्ज होंगे, ठीक है ना, तो इनके दरमियान एक स्पार्क जनरेट होगी S1 एंड S2 के दरमियान। तो देयरफॉर स्पार्क बिटवीन S1 एंड S2 विल यूजुअली गिव राइज टू एन ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो उसकी वजह से, स्पार्क की वजह से वहाँ पे क्या होगा, दैट स्पार्क विल गिव राइज टू ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज, विट जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जनरेट होगी। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपने देखा, इट इज़ 1/2π√LC, ठीक है ना। तो जब कंसिस्टेंटली चार्जिंग डिस्चार्जिंग हुई, तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी स्पार्क जनरेट होगी। यूजुअली हम ऐसा कह सकते हैं, द सक्सेशन ऑफ स्पार्क सेंड्स आउट अ ट्रेन ऑफ सच वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ एक्चुअली छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिससे एक्चुअली हर्ट्ज ने बाद में दिखाया कि बेटा एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। चलो मैं इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब व्हाट इज़ एक्चुअली जो मुझे कहना है, दैट इज़ व्हाट इज़ नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, दैट्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमको पता है अब, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन अराउंड इट बट नो मैग्नेटिक फील्ड, बट ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। पढ़ा है आपने, चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन चार्ज जब मोशन में होगी तो उसके पास बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इफ ए चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, अब अगर एक चार्ज आपके पास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा हम कहेंगे इफ द करंट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ये वही बात हुई ना, करंट क्या, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, विच मीन्स करंट क्या होता है, वेरी नहीं होता, चेंज नहीं होता टाइम के साथ। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वो क्या होंगी, दे विल नॉट चेंज विथ टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जब चार्ज चल रही है ये कांस्टेंट रेट पे चल रहा है, ठीक है ना। व्हेन यूजुअली यूर चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो करंट वेरी नहीं हो रहा है। जब करंट वेरी नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ साथ। तो देयरफॉर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी उस वक्त। तो देयरफॉर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि डिस्टर्बेंस है ही नहीं वहाँ पे, ये स्मूथ रनिंग है। तो देयरफॉर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
बट इफ द चार्ज इज मूविंग विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन। लेकिन अब अगर चार्ज बेटा मूव कर रही है, लेकिन ये मूव कर रहे हैं विथ नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किसी हम सिंपली कहेंगे एक्सेलरेट हो रही है, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वही मैं कह रहा हूं, इफ द चार्ज इज मूविंग विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दैट इज चार्ज इज एक्सेलरेटेड, तब बेटा बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। तब जब चार्ज, तो उसका मतलब उस वक्त करंट, चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होता है, तो जब चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होगा वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो दैट्स वाई इफ वी आर हैविंग ए चार्ज विच इज एक्सेलरेटेड, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, it then produces electromagnetic wave. This clearly shows that accelerated charge emits electromagnetic wave. So a charge oscillating harmonically is a source of electromagnetic wave. तो therefore एक accelerated charge, जो वो charge जो accelerate हो रही है, जिसकी velocity change हो रही है, वही actually main source of electromagnetic wave है। ठीक है ना। तो therefore remember an accelerated charge emits electromagnetic wave। एक accelerated charge ही main source है electromagnetic wave का। remember this thing, accelerated charge वही है main source of electromagnetic wave। ठीक है ना। हमने एक्सप्लेन किया है, अभी मैं आपसे कह रहा था कि एलसी सर्किट जो हमारे पास होता है वो एक ऑसिलेटरी सर्किट है, जिसमें एक्चुअली वायर दी चार्ज इज ऑसिलेटिंग अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, जहाँ पे चार्ज ऑसिलेट होती है कैपेसिटर प्लेट के इर्द गिर्द। ठीक है ना। वो एन ऑसिलेटिंग चार्ज इन एलसी सर्किट हैव एन नॉन जीरो एक्सेलरेशन। रिमेंबर एलसी सर्किट में जो क्योंकि वहां पे आपने देखा है पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर से चार्ज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो विच मीन्स बेटा इसमें क्या होता है, जो इसमें जो हम इन एलसी सर्किट में हमारे पास जो ऑसिलेटिंग चार्जेस है वहां पे उनके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन होती है, तो देयरफॉर वो इमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके पास फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है एज दैट ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है ना। इसी तरह एक एटम की बात अगर हम करेंगे, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑर्बिट करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है ना। तो ऑल्दो एक्सेलरेटिंग डज नॉट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हालांकि वो एक्सेलरेट होता है वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इमिट करते हैं तभी जब ये फॉल करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है ना। ये आपने पढ़ा भी है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, घूम रहा होता है, एक्सेलरेट हो रहा होता है, लेकिन बेटा वो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी प्रोड्यूस करता है जब वो फॉल करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात, एक्सरे की बात हम करेंगे, वो भी प्रोड्यूस होते हैं जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, सडनली उसको स्टॉप करते हैं बाय मेटल टारगेट्स ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, तो उस वक्त भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर बेटा दिस वाज योर हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।